साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आती है, उसमें दिसंबर 2021 के मंथली करंट अफेयर की मैगजीन को देख रहे हैं, जिसके तहत इसका जो सेकंड टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसमें से उसका जो पहला टॉपिक है 1971 के भारत पाक युद्ध के प्रभाव के संबंध में यहाँ पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहले एक बार मैप देख लीजिए कि 1971 से पहले जो पाकिस्तान था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक इधर आपका पश्चिमी पाकिस्तान था और इधर आपका ये पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं, बात करते हैं ये सुर्खियों में क्यों आया। क्योंकि हाल ही में वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर इस युद्ध में विजय सुनिश्चित करने वाले बहादुर भारतीय सैनिकों को उनके बलिदान के लिए देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। अब बात कर लेते हैं कि ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध के पीछे के उत्तरदायी कारण क्या थे। तो देखिए, पहला, भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से अद्वितीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के निकटतम पड़ोसी देशों के साथ लंबे समय से साझा निर्जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश बिहार के साथ नेपाल की सीमा, पश्चिम बंगाल असम के साथ बांग्लादेश, मौजूदा पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करने वाले भारतीय राज्य आदि, इनसे जो है आपस में संबंध रहे हैं। भारत के विभाजन के तहत पाकिस्तान को दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा, ये क्षेत्र थे पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट, संसद, न्यायपालिका आदि जैसे संस्थानों पर पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभुत्व था, अर्थात वर्तमान पाकिस्तान का प्रभुत्व था। इसके कारण पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, के लोगों को शीघ्र ही विभिन्न मोर्चों पर अन्याय और दमन का सामना करना पड़ा। जैसे सामाजिक स्तर पर देखिए, बंगाली निर्जातीय पहचान और भाषा को उचित मान्यता नहीं मिली। उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, जबकि बंगाली या बंगला बोलने वालों का बहुमत था। 1951 की जनगणना के अनुसार 58% जनसंख्या जो है वो बंगाली बोलती थी या बंगला बोलती थी। इसके लिए आंदोलन भी किए गए। बाद में इसे केवल राज्य भाषा के रूप में ही मान्यता प्रदान की गई थी। इसके संबंध में एक फैक्ट और याद रखिएगा कि यूनेस्को द्वारा बांग्लादेश के भाषा संबंधी आंदोलन को सम्मानित करने के लिए वर्ष 1999 में जो है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। आगे चलते हैं, जो अगला पॉइंट है आर्थिक स्तर पे, तो सेना और नागरिक प्रशासन के साथ ही अन्य नौकरियों में पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान पाकिस्तान के लोगों का कम प्रतिनिधित्व था। मतलब वर्तमान जो बांग्लादेश है, इसका कम प्रतिनिधित्व था। दोनों क्षेत्रों की, अर्थात जो वर्तमान में पाकिस्तान है और जो वर्तमान में बांग्लादेश है, दोनों क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 400% का अंतर था। तीसरा, राजनीतिक स्तर पर जो अन्याय या संकट था, देश भर में काफी हद तक सैन्य नेताओं वर्ष 1958 से 69 के दौरान आयूब खान और 1969 से 71 के दौरान याह्या खान का नियंत्रण था। पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान है, निम्नलिखित मामलों में भी असफल रहा। जैसे वर्ष 1966 में पूर्वी पाकिस्तान की अर्थात वर्तमान बांग्लादेश की व्यापक स्वायत्तता मांगों को पूरा करने में यह असफल रहा, और 1970 के चुनाव में आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को भारी जीत के बाद सत्ता के लोकतांत्रिक हस्तांतरण में रोकने में भी ये असफल रहे। इसके पश्चात पूर्वी पाकिस्तान का जबरदस्त दमन किया जाने लगा। इसमें ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत 79 नागरिकों की हत्या की गई, सामूहिक पलायन और बलात्कार जैसे घिनौने कार्य शामिल थे। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की शुरुआत होती है 1971 में। भारत ने, अब प्रश्न उठता कि भारत ने इस युद्ध में क्यों पार्टिसिपेट किया, तो इसके कई सारे कारण हैं। जैसे मानवता के समक्ष खतरा, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर दुराचार और अन्याय जैसे घोर अत्याचार किए जा रहे थे। ये अत्याचार दूसरों के लिए भी खतरा थे। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि अन्याय चाहे कहीं पर भी हो, वह हर जगह न्याय के लिए खतरा है। दूसरा, लोगों का सामूहिक पलायन। नवंबर 1971 तक लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों ने अत्याचारों के कारण भारत में शरण ली थी। इससे सीमावर्ती राज्यों के लिए एक बड़ी सामाजिक आर्थिक चुनौती उत्पन्न हो गई थी। तीसरा पॉइंट, अत्याचारों पर पश्चिमी देशों की चुप्पी। भारत द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ अमेरिका जैसे अन्य देश भी एक समुदाय के विनाश को रोकने के लिए शांतिपूर्ण समाधान देने में विफल रहे।
चौथा कारण भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आक्रामकता की। तो देखिए, पश्चिमी पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। इस हमले ने शांति, न्याय और मानवता को बनाए रखने के लिए भारत को युद्ध में शामिल होने पर मजबूर कर दिया था। अब यदि हम थोड़ा सा पहले जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की जो प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं उनको एक बार पॉइंट वाइज देख लें, तो जो पहली घटना के तौर पर लेते हैं, ये जो मार्च अप्रैल 1971 में होती है, तो इसमें क्या होता है, पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान का बांग्लादेश ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हुए मुक्ति वाहिनी नामक स्वतंत्र सेना का गठन किया। दूसरा घटना क्या होती है, जुलाई 1971 में, ये आपका पाकिस्तान और यूएसए ने भारत के खिलाफ चीन का सहयोग लेते हैं। और फिर तीसरा जो घटना घटित होती है 9 अगस्त को, इसमें क्या होता है, युद्ध होने पर भारत को निश्चित रूप से सैन्य और कूटनीतिक समर्थन प्रदान करने के लिए भारत और सोवियत संघ ने शांति, मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। चौथा क्या होता है, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर पहला हवाई हमला किया, जिससे तीसरे भारत पाक युद्ध की शुरुआत होती है। फिर पांचवा जो घटनाक्रम होता है 16 दिसंबर को, चूंकि ये पूरा युद्ध जो है 13 दिन में खत्म हो जाता है, तो 16 दिसंबर को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा एक पक्षीय रूप से युद्ध विराम घोषित किया गया। अब इस युद्ध के प्रभावों को यदि समझें, तो भारत पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 का जो 13 दिवसीय युद्ध है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक ऐतिहासिक भू राजनीतिक घटना है। बांग्लादेश की मुक्ति के अलावा इसने दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल को बदल दिया था। इस युद्ध के प्रभाव क्षेत्र से बाहर भी महसूस किए गए, इस युद्ध क्षेत्र के प्रभाव इस क्षेत्र के बाहर भी महसूस किए गए। अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि इस युद्ध के क्या प्रभाव रहे। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो इसके प्रमुख प्रभाव को देखें तो घरेलू स्तर पर इसने शरणार्थियों की संख्या के भारी संख्या में आगमन से केवल अस्थायी राहत प्रदान की, स्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी राहत प्रदान की। आंतरिक आंदोलनों जैसे कि असम आंदोलन का उदय होने लगा था। हालांकि भू राजनीतिक और सामरिक स्तर पर इसने भारत की इस प्रकार मदद की, जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा, विशेष रूप से 10 डिग्री चैनल की भांति बंगाल की खाड़ी में संकीर्ण मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में। दूसरा, एक शांत पड़ोसी के माध्यम से चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा सुनिश्चित करने में। तीसरा, भूमि और समुद्री सीमा विवादों के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान में। उदाहरण के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 2015 में जो भूमि सीमा समझौता होता है, बांग्लादेश जहां नागालैंड और असम के विद्रोही शरण लेते हैं के सहयोग से, बांग्लादेश के सहयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर अंकुश लगाने में मदद मिली। और साथ ही वैश्विक संबंधों जैसे कि बिम्स्टेक, जिसका बांग्लादेश भी सदस्य है, के संदर्भ में भारत को कूटनीतिक और सामरिक लाभ प्राप्त हुआ। साथ ही विशेष अभियानों के संदर्भ में सशस्त्र बलों के बीच समन्वय तथा ज्ञान में सुधार हुआ। पाकिस्तान के संदर्भ में देखें क्या प्रभाव पड़ता है, तो पाकिस्तान की सेना ने शासन में अपनी पकड़ को और मजबूत किया। उसने हार के लिए संसदीय प्रणाली तथा सरकारी कुप्रबंधन को उत्तरदायी ठहराया और उसने कई रणनीतियां अपनाई, जैसे 1972 में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की तथा भारत के खिलाफ छद्म युद्ध रणनीति को अपनाया, जैसे कि आतंकवाद को प्रोत्साहित किया। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के संबंध में। तो इस युद्ध के बाद बांग्लादेश के लोगों को ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के माध्यम से अपनी पहचान की रक्षा करने और अपनी नीयत स्वयं निर्धारित करने में मदद मिली। स्वतंत्रता ने बांग्लादेश को कई मामलों में सहायता की, जैसे विश्व के प्रमुख परिधान निर्यातक के रूप में उभरने में, भारत और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बनाने में, विकास और समृद्धि के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर कार्य करने में। अब संयुक्त राज्य अमेरिका पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान चीन गठबंधन बनाने में भूमिका निभाई थी। उसने भारत को रोकने तथा बांग्लादेश की मुक्ति को बाधित करने के लिए बंगाल की खाड़ी में 7वें बेड़े अपने यूएसएस इंटरप्राइज की तैनाती की थी, जिसके कई सारे परिणाम हुए, जैसे भारत अमेरिका संबंध उस समय खराब हो गए थे, जो आज भी दोनों देशों के संबंधों में अविश्वास का एक कारण है। दूसरा, मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के खिलाफ जाने से अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा। सोवियत संघ की बात करें तो इसने युद्ध को एक स्थिर करने वाले कारक के रूप में मान्यता दी। इसने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव को कम कर दिया। ऐसा निम्नलिखित कारणों के कारण ऐसा संभव हो सका, जैसे युद्ध की स्थिति में सैन्य और राजनयिक
समर्थन सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए। गुटनिरपेक्षता की नीति को सोवियत रूस द्वारा मान्यता दिए जाने के कारण उसकी स्वीकृति में भी वृद्धि हुई। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो भारत पर पाकिस्तान के हमले के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी तथा युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रयास, जिसे 4 दिसंबर 1971 को सोवियत संघ ने वीटो कर दिया था, कई मुद्दे उठाए, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों और बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संस्था में सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, वैश्विक संस्थाओं में पश्चिमी राष्ट्रों विशेषकर अमेरिका का प्रभुत्व है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यह 13 दिवसीय युद्ध किसी राष्ट्र के राजनीतिक ढांचे को बदलने के लिए केवल एक बम वर्षक अभियान नहीं था, बल्कि यह नैतिक और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा के लिए एक युद्ध था। इस प्रकार स्वर्णिम विजय पर्व हमारे सशस्त्र बलों की कुशलता के साथ साथ विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता माने जाने वाले हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व का भी उत्सव है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेल्ट एंड रोड पहल के उभरते विकल्प और भारत के लिए अवसर के संबंध में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।